नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे YouTube चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 15 इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ वो YouTube के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इटली का एकीकरण, चैप्टर नंबर 15। चलिए। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी एवं नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। आगे है दोस्तों, नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने इटली को भौगोलिक नाम के स्थान पर वास्तविक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे है दोस्तों, नेपोलियन ही इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था। सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति तथा आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंधों का अंत इटली वासियों को फ्रांस की सबसे बड़ी देन थी। इटली में एक समान नियम कानून लागू किए गए। आगे, वियना व्यवस्था 1815 ईस्वी ने इटली को पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करके वहां निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर दिया। आगे, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिए गए। 1815 ईस्वी में इटली एक बार फिर विभाजित राजतंत्रों के अधीन रूढ़िवादी चर्च के नेतृत्व में तथा कुलीन वर्ग के अधीन था। आगे है, यहाँ एकता का पूर्ण अभाव था, इसलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। वियना कांग्रेस के संदर्भ में म्यूरिल ग्रिडराड का यह कथन मायने रखता है कि उसने इटली में राष्ट्रीय विकास को 100 वर्ष पीछे ढकेल दिया। राजतंत्र की रक्षा पोप आगे देखते हैं। राजतंत्र की रक्षा पोप को पुनर्स्थापित करना तथा फ्रांस के विरुद्ध व्यूह रचना के सिद्धांत पर वियना में निर्णय लिए गए थे। ऑस्ट्रिया इटली को एकीकृत हुआ नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के साम्राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग थे और सफल राष्ट्रवाद का प्रभाव ऑस्ट्रिया पर भी पड़ना संभव था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा इस पर प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना था। इस पर ऑस्ट्रिया का प्राधान्य था। पोप भी अपने राज्य रोम पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता था। इटली में अभी तक राष्ट्रीय चेतना की जागृत नहीं हुई थी। इटली के राजनीतिक भी इस मत का एक मत नहीं थे कि इटली का एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत हो। यहाँ भौगोलिक स्थिति भी इसके एकीकरण में एक मुख्य बाधा थी। आगे है, फर्निडो ग्लियानी, सीजारे बेकारिया, पीटरो बेरी, गियन डोमिनिको, कार्लो कैटेनियो, फेडरिको कॉन्फ्लेनिरी, रोमोग्नोसी आदि विचारकों ने इटली में
आर्थिक सुधारों की दलील दी। आगे है कार्लो एमेनुअल तृतीय ने सार्डिनिया में तथा फर्डिनेंड तृतीय ने टस्कनी में आर्थिक एवं औद्योगिक सुधार लागू किए थे। 1820 ईस्वी के स्पेन के विद्रोह से प्रेरणा पाकर नेपल्स एवं पिडमोंट की जनता ने वहाँ के शासकों से संविधान की मांग की। आगे सबसे पहला विद्रोह नेपल्स में हुआ था, किंतु ऑस्ट्रिया द्वारा सैनिक हस्तक्षेप के कारण यह असफल रहा। फ्रांस में 1830 की क्रांति होते ही इटली में एक बार फिर विद्रोह शुरू हो गया। आगे है परमा और मोडेना के राज्यों से उसके शासक निकाल दिए गए, परंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से अपदस्थ शासकों को पुनः अपने अपने राज्यों में गद्दी पर बैठने का अवसर मिला। 1820 ईस्वी और 1830 ईस्वी के विद्रोहों की असफलता से इटली के नेताओं को यह ज्ञात हो गया कि जब तक ऑस्ट्रिया के आधिपत्य का अंत नहीं हो जाता तब तक उनके स्वतंत्रता और एकता के प्रत्ययन निरर्थक होंगे। 1843 ईस्वी में एक दार्शनिक एवं देशभक्त जियोबर्ती 1801 से 1852 ईस्वी ने अपनी पुस्तक इटालियन प्रजाति की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता में इटली के राज्यों के संघ की वकालत की थी। आगे वह चाहता था कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के बाद पोप की अध्यक्षता में इटली के राज्यों का एक संघ बने। जियोबर्ती के समर्थकों को नियोगुल्फ्स कहा गया है। 1846 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 16वें के देहावसान के पश्चात पायस नवम पोप बना, जो कि दयालु और उदार प्रवृत्ति का था। उसे इटली में परिवर्तन चाहने वालों से सहानुभूति थी। कुछ देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वे सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में इटली को विदेशी सत्ता से मुक्त कराना चाहते थे। चार्ल्स एडवर्ड ने कहा कि जब समय आएगा तब मेरा जीवन, मेरा धन, मेरा सर्वस्व इटली की वेदी पर बलिदान किया जाएगा। 23 मार्च 1849 ईस्वी को सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया से नोवारा नामक स्थान पर युद्ध में हारा, जिसके फलस्वरूप उसने सिंहासन त्याग दिया और उसका पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय पिडमॉन्ट का शासक बना। आगे दोस्तों, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को ऑस्ट्रिया से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। फरवरी 1849 ईस्वी में मेजिनी के नेतृत्व में रोम में गणतंत्र की स्थापना की गई। पोप का साम्राज्य समाप्त हो गया और स्वयं पोप को नेपल्स में स्थित गेटा में जाकर शरण लेनी पड़ी। यद्यपि रोम का पतन हो चुका था, किंतु लुई नेपोलियन की मदद से पोप को पुनः सत्तारूढ़ कर दिया गया। टस्कनी में भी गणतंत्र की स्थापना हो गई और वहाँ के शासक लियोपोल्ड को भागना पड़ा। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सार्डिनिया पिडमॉन्ट की जनता ईमानदार शासक कहती थी। वह मार्च 1849 ईस्वी में पिडमॉन्ट का शासक बना था। आगे है 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इटली पर पड़ने से वहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। इटली में 1848 ईस्वी की क्रांति का उद्देश्य
उदारवादी आर्थिक सुधार एवं संवैधानिक प्रशासन लागू करना था। नेपल्स के शासक फर्डिनेंड द्वितीय को उदारवादी संविधान स्वीकार करना पड़ा। आगे है, मार्च 1848 ईस्वी तक पिडमॉन्ट, टस्कनी एवं पोप के राज्यों में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। कार्बोनारी या कार्बोनरी इटली के एकीकरण में प्रयासरत कोयला झोंकने वालों की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, जिसके सदस्य सांकेतिक भाषा में कार्य करते थे। इस संस्था की स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई थी। कार्बोनरी का अर्थ होता है जलाने वाली लकड़ी का कोयला। आगे, कार्बोनरी की शाखाएं समस्त इटली में फैली थी तथा उसमें सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। फ्रांस का राजा नेपोलियन तृतीय, लुई नेपोलियन, आगे नाम था जिसका, लुई नेपोलियन, 1831 ईस्वी में कार्बोनारी संस्था का सदस्य रह चुका था। कार्बोनरी के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, दूसरा, वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। आगे है दोस्तों, कार्बोनरी के तिरंगे में काला, लाल एवं नीला रंग था। प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में यह संस्था असफल सिद्ध हुई। जियुसप मेजनी 1805 से 1872 ईस्वी का जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ। इटली में गणतंत्र की स्थापना का सबसे प्रबल समर्थक मेजनी था। 1830 ईस्वी की क्रांति के पूर्व वह कार्बोनरी का सदस्य था। क्रांति में भाग लेने के कारण क्रांति के दमन के बाद उसे बंदी बनाकर सेव्रोना के दुर्ग में भेज दिया गया और बाद में इटली से निष्कासित कर दिया गया। आगे है, 1831 ईस्वी में इटली से निष्कासित होकर फ्रांस जाने के बाद मेजनी ने मार्सेल्स यानी फ्रांस में 1831 में युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। यंग इटली के उद्देश्यों के विषय में मेजनी ने कहा कि यंग इटली वासियों में भाईचारा उत्पन्न करने वाली संस्था है, जो प्रगति और कर्तव्यपरायणता के सिद्धांतों में विश्वास करती है और इस बात से पूर्णतया सहमत है कि इटली शीघ्र ही एक सुसंगठित राष्ट्र बनेगा। आगे है, 1834 ईस्वी में मेजनी ने बर्न में यंग यूरोप नामक संस्था की भी स्थापना की। आगे है, मेजनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। युवक समाज के हृदयों में असीम शक्ति छिपी होती है। मेजनी ने कहा था कि हमारी आबादी लगभग 12 करोड़ है, हम एक ही भाषा बोलते हैं, हमारा धर्म एक है, शिष्टाचार एक है, आदतें एक हैं, किंतु न हमारे पास राष्ट्रीय झंडा है और न कोई राजनीतिक नाम। हम 8 रियासतों में तितर बितर हो रहे हैं। इन सब का कारण है कि विदेशी लोग हमें गुलाम बना रहे हैं। आगे, मेजनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए। पहला, परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ। तीसरा, इटली को मुक्त करो। इटली के एकीकरण आंदोलन में संत की उपाधि मेजनी को प्राप्त थी। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट के नेतृत्व में हुआ। कावूर इटली के एकीकरण का महानायक और सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, जिसने इटली के एकीकरण के नेतृत्व के लिए सार्डिनिया पिडमॉन्ट को तैयार किया। कावूर ने कहा था कि हम चाहें अथवा ना चाहें, हमारा भविष्य फ्रांस पर निर्भर है। अर्थात इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रियन
बाधा को दूर करने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है और इसमें फ्रांस ही सर्वाधिक सहायक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कावूर का फिगर था, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लोम्बियर्स समझौता 1858 ईस्वी फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय तथा कावूर के बीच हुआ, जिसके अनुसार पहला पॉइंट, फ्रांस सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सैन्य मदद देगा। सार्डिनिया, पिडमोंट एवं ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने पर फ्रांस 2 लाख सैनिक पिडमोंट की सहायता के लिए भेजेगा। नंबर 2 पॉइंट, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के बाद लोम्बार्डी और वेनेसिया सार्डिनिया पिडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। नंबर 3, सार्डिनिया पिडमोंट फ्रांस को सेवाएं और नीस देगा। नंबर 4, विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पुत्री क्लोथाइल्ड का विवाह नेपोलियन तृतीय के चचेरे भाई जेरोम बोनापार्ट से तय किया गया। प्लोम्बियर्स समझौते में यह तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया को भड़काकर यथाशीघ्र युद्ध आरंभ किया जाए ताकि ऑस्ट्रिया आक्रामक लगे तथा सार्डिनिया पिडमोंट आत्मरक्षार्थ लड़ने वाला प्रतीत हो। 29 अप्रैल 1859 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने सार्डिनिया की सीमा में प्रवेश किया और इसी के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट की संयुक्त सेनाओं ने 20 मई, 30 मई, 4 जून 1859 को क्रमशः मॉन्टेबेलो, पोलेस्ट्रो और मेगेंटा में ऑस्ट्रिया को हराया। 24 जून 1859 ईस्वी को सोल्फेरिनो के युद्ध में सार्डिनिया तथा फ्रांस की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया को हराया। परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी छोड़ना पड़ा। ऑस्ट्रिया के सैनिकों को वेनेसिया के 4 प्रसिद्ध किलों मेंसुआ, पेस्चीरा, वेरोना और लेगनोना में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, विला फ्रेका की संधि 11 जुलाई 1859 ईस्वी को ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांसिस जोसेफ तथा नेपोलियन तृतीय के बीच हुई, जिसके द्वारा नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को युद्ध से पृथक कर लिया। इस संधि के तहत लोम्बार्डी सार्डिनिया को दिया गया तथा वेनेसिया ऑस्ट्रिया के पास रहा। पोप के अधिकार में इटली का एक संघ बनाया जाना निश्चित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इस संधि को विला फ्रेका का विश्वासघात भी कहा जाता है। विला फ्रेका की संधि ने कावूर और इटली के लोगों की आशाओं पर तुषारापात कर दिया। लिप्सन ने ठीक ही लिखा है कि इस देश ने विजयोल्लास का प्याला अपने होठों से लगाया ही था कि वह गिरकर चकनाचूर हो गया। आगे है, आहत कावूर ने सम्राट विक्टर इमैनुअल को यह सलाह दी कि वह इस संधि को ना माने और अकेला ही युद्ध करे, किंतु विक्टर इमैनुअल ने आवेश में कोई निर्णय नहीं लिया। 10 नवंबर 1859 ईस्वी की ज्यूरिख की संधि से लोम्बार्डी पिडमोंट को प्राप्त हुआ। चूँकि नेपोलियन तृतीय ने वेनेसिया दिलाने से पूर्व ही विला फ्रेका युद्ध विराम कर लिया था, अतः उसे सेवाएं और नीस नहीं मिले। मार्च 1860 ईस्वी में मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया। परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलोगना और पियो केंजा ने
प्रचंड बहुमत से सार्डिनिया के साथ मिलने का निर्णय किया। नीस और सेवाएं में जनता ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया। नीस गैरिबाल्डी की जन्मभूमि थी, अतः उसे इस घटना से भारी आघात लगा। उसने काबूल की आलोचना करते हुए कहा कि तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि में विदेशी बना दिया है। आगे इटली ने वेनेसिया को 1866 ईस्वी में सेडोवा के द्वारा प्राप्त किया। 3 जुलाई 1866 ईस्वी को सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को प्रसा ने निर्णायक पराजय दी। इटली ने प्रसा का साथ देते हुए ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया था। परिणाम स्वरूप उसे प्राग की संधि की शर्तों के अनुसार ऑस्ट्रिया से वेनेसिया प्राप्त हुआ। 1870 ईस्वी के सेडान यानी सेद्दा के युद्ध द्वारा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। आगे रोम से जब नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी सैनिक बुलाए तो इटली ने तुरंत उस पर अधिकार कर लिया। काउंट केमिलो डी कावुर 1810 ईस्वी में ट्यूरिन में पैदा हुआ। कावुर का देहावसान 6 जून 1861 ईस्वी को हुआ। कावुर ने 1847 ईस्वी में इल रिसार्जीमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। 1848 ईस्वी में वह सार्डिनिया पिडमोंट की प्रथम संसद का सदस्य चुना गया। 1850 में उसे वित्त एवं उद्योग मंत्री बना दिया गया। 1852 ईस्वी में डी एज्रेग्लियो के मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने पर उसे सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री बनाया गया। कावुर का मानना था कि नंबर 1 इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। नंबर 2 एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि इटली के राज्यों को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए। नंबर 3 ऑस्ट्रिया से मुक्त प्राप्त करने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। आगे है दोस्तों, कावुर उदार राजतंत्र का पोषक था। कावुर के बिना मेजनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक होगी। आगे है कावुर ने मुक्त व्यापार नीति अपनाकर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, बैंकों की स्थापना की, सहकारी समितियां खोली, कृषि की उन्नति के लिए संस्थाएं स्थापित की तथा यातायात की सुविधाओं का विस्तार किया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यातायात की सुविधाओं का विस्तार किया। आगे है कावुर ने ला मारमोरा को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया तथा राज्य की सीमा पर दुर्ग बनवाए। आगे है क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1855 ईस्वी में टर्की, इंग्लैंड तथा फ्रांस की संयुक्त सेनाओं तथा रूस के मध्य हुआ, जिसमें कावुर ने टर्की, इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष का साथ दिया। क्रीमिया युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि 1856 ईस्वी में सार्डिनिया कावुर को आमंत्रित किया गया, जहां कावुर ने ऑस्ट्रिया की उपस्थिति में ही इटली के प्रश्न को एक यूरोपीय प्रश्न बना दिया। आगे है फ्रांस के विदेश मंत्री वेलेवस्की ने कावुर से कहा था कि तुम इतने चतुर हो कि तुमने ऐसे मामले में भी प्रवेश पा लिया जिससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। पेरिस सम्मेलन के अवसर पर ही कावुर ने कहा है कि
हम चाहे या ना चाहें हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। काबुल को यहाँ मिली सहायता के कारण ही कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली रूपी कमल का उदय हुआ। आगे काबुल ने राष्ट्र के नाम पर एक अपील में कहा कि सार्डिनिया के राज्य के लिए महान निर्णय का अवसर आ गया है। सरकार और संपूर्ण राष्ट्र का केवल एक ही कर्तव्य है कि तुरंत युद्ध छेड़ा जाए। एलिसन फिलिप्स ने कहा है कि एक राष्ट्र के रूप में इटली काबुल की देन है। मेजनी के गणतंत्रवादी शिष्य एवं इतालवी नागरिक आर्सिनो ने 1858 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय की हत्या करने के लिए उस पर बम फेंका। नेपोलियन तृतीय इस हमले में बाल बाल बच गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल बाल बच गया। आगे है जियुसेप गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। 1833 में नौसेना विद्रोह में भाग लेने के कारण इसे मृत्युदंड की सज़ा दी गई, किंतु वह भाग कर दक्षिण अमेरिका चला गया। 1848 ईस्वी की क्रांति की सूचना पाकर वह पुनः इटली लौट आया। ठीक है, ये गैरिबाल्डी का फिगर था दोस्तों। आगे लौट आया। इटली के एकीकरण में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता गैरिबाल्डी था, जिसने दक्षिणी इटली में स्थित नेपल्स एवं सिसिली को जीतकर एकीकरण का कार्य पूरा किया। दक्षिण इटली स्थित सिसिली में राष्ट्रवादियों के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए एक ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने गैरिबाल्डी के सैनिकों को सिसिली में उतरने के लिए मदद की। सिसिली की जनता बुर्बो राजाओं के निरंकुश शासन के विरुद्ध थी। 4 अप्रैल 1860 को मसीना के निकट उन्होंने विद्रोह किया। गैरिबाल्डी सिसिली की मदद को तैयार हो गया। 1000 विश्वस्त अनुयायियों की टुकड़ी द थाउजेंड या लाल कुर्ती दल इतालवी राष्ट्रवादियों का दल था, जिसकी स्थापना गैरिबाल्डी ने की थी। इसी की सहायता से गैरिबाल्डी मई 1860 में नेपल्स एवं सिसिली पर अधिकार करने में सफल हुआ। गैरिबाल्डी ने मई 1860 में कैल्टाफीसी नामक स्थान पर नेपल्स की सेनाओं को परास्त किया। जून 1860 तक सिसिली पर भी गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। टियानो नामक स्थान पर गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को अपनी सेना और विजित प्रदेश समर्पित किए तथा स्वयं इटली के निकट केप्रीरा द्वीप खरीद कर वहाँ खेती करने लगा। ठीक है, आगे देश सेवा स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, ये गैरिबाल्डी का कथन था। 18 फरवरी 1861 को क्यूरीन में इटली की प्रथम संसद का उद्घाटन हुआ। इसमें वेनेसिया और रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि थे। रोम को 1871 ईस्वी में इटली की राजधानी बना दिया गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली का राजा घोषित हुआ। 2 जून 1871 को सम्राट ने इटली की राजधानी में प्रवेश किया। 12 जून 1871 को रोम में संसद का उद्घाटन करते हुए विक्टर इमैनुअल ने कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारी राष्ट्र एकता स्थापित हो गई। अब हमें अपने देश को सुखी एवं संपन्न बनाना है। कार्बोनरी यंग इटली राज्ञी
तथा मेसोनेरिया इटली के एकीकरण में योगदान देने वाली संस्था है। नेशनल सोसाइटी का जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा के नेतृत्व में इटली के एकीकरण का लक्ष्य स्वीकार किया गया। इस सोसाइटी का नारा था एकता, स्वतंत्रता और विक्टर इमैनुअल। कावूर मेजनी यानी मात्सिनी गैरिबाल्डी तथा राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले मुख्य नायक थे। इटली के एकीकरण की आत्मा मेजनी, मस्तिष्क कावूर तथा तलवार गैरिबाल्डी माना जाता है। तलवार जो है दोस्तों गैरिबाल्डी माना जाता है। अब हम लोग फैक्ट फाइल देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो देखेंगे। चलिए, 1810 ईस्वी में इटली की कोयला झोंकने वालों की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कार्बोनारी की नेपल्स में स्थापना। 1831 ईस्वी में मेजनी द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना, ठीक है। आगे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन। 1852 ईस्वी में कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। 1858 ईस्वी में नेपोलियन एवं कावूर के बीच प्लोम्बियर्स समझौता हुआ। 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध विलाफ्रेका की संधि हुई। 1859 ईस्वी में सोल्फेरिनो के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई। 1860 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने नेपल्स सिसिली जीतकर सार्डिनिया को सौंपे। 1866 ईस्वी में वेनेसिया का इटली में विलय हुआ। 1870 ईस्वी में दोस्तों इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा इटली का एकीकरण चैप्टर नंबर 15 आज पूर्ण होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 16 पढ़ा जाएगा, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये था हमारा इटली का एकीकरण, हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। ये हमारा चैप्टर नंबर 16 होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस आपको सही टाइम पर मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, लव यू दोस्तों।